आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। अभी तक आपने देखा किस प्रकार से हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर सिस्टम को हमने सॉल्व करना सीखा था, साथ में हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर देखा था और साथ में हमने कैली-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक नॉलेज हमें पता होना जरूरी है कि हम वेक्टर स्पेस में क्या क्या चीजें यूज करना चाहते हैं। तो वेक्टर स्पेस सबसे पहले हमारे पास आता है फील्ड। फील्ड समझने के लिए हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और साथ में सेट क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक रफली चीज बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेट। सेट को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेट जो कि हमारे पास किसी भी कलेक्शन को शो करता हो, साथ में वेल डिफाइंड हो और उसमें अगर हमारे पास सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो तो उसे हम सेट कहते हैं। अगर वही सेट किसी ऑपरेशन के साथ काम करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी, उस ऑपरेशन को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन और उस सेट को उस ऑपरेशन के साथ बोला जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो दो बाइनरी ऑपरेशन में काम कर रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आगे। यानी कि अगर हम फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फील्ड हमारे पास क्या होता है? फील्ड इज ए नॉन एम्प्टी सेट विच कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? उस फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट होना कंपल्सरी है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है उसमें एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन फील्ड में एटलीस्ट दो एलिमेंट होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? फील्ड इज ए नॉन एम्प्टी सेट विच कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट्स and defined on the two binary operation like addition and multiplication. Then the algebraic structure f plus dot, जिसको हम शॉर्ट में f भी बोल सकते हैं। ठीक है, f plus dot is called the field if they satisfy the following property. नंबर 1 हमारे पास आएगी कि f plus abelian होना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास आएगा कि f dash dot हमारे पास जो होना चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ डैश जो लिया हुआ है, एफ डैश को यहाँ बोला हुआ है कि एफ डैश हमारे पास वो सेट है जिसमें हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो एलिमेंट है। यानी कि हमारे पास जब एवेलियन की बात करेंगे तो 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी। इसी प्रकार जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वहां भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज आएंगी और इसी का लास्ट होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हमारे पास होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, शॉर्ट में बोला जाता है आरडीएल, और एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बोलते हैं हम एलडीएल। आइए इस प्रॉपर डेफिनेशन को अपन देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, एफ इज नॉन एम्प्टी सेट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट्स and defined on binary operation addition and multiplication। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पर डॉट डिनोट करेंगे और एडिशन को हम यहाँ पर प्लस डिनोट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट थ्योरी के अंदर कभी क्रॉस का यूज ना करिएगा, क्योंकि सेट थ्योरी में क्रॉस का मीनिंग हमारे पास ऑर्डर पेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पास एडिशन को प्लस से नोट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से नोट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर आप क्रॉस से मस्ट रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो क्रॉस का जो साइन होता है वो सेट थ्योरी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो कुछ प्रॉपर्टी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर f plus dot is called field if they satisfy the following property. नंबर 1, f plus abelian होना चाहिए। क्या होना चाहिए? f plus abelian होना चाहिए। अब abelian का मीनिंग क्या होता है? इन जनरल हम ये बोलते हैं कि यदि हम किसी भी सेट को अगर हम abelian बोल रहे हैं तो उसमें 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है। पहली होती है क्लोजर लॉ, दूसरी होती है एसोसिएटिव लॉ, फिर होता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ हमारे पास होती है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड फिफ्थ हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ।
लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि f किसके साथ काम कर रहा है, प्लस के साथ काम कर रहा है, यानी कि एडिशन के साथ काम कर रहा है, तो हम उसको एडिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग में लेंगे। अब इन पांचों पॉइंट को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ। देखिए यदि हमने कोई भी दो एलिमेंट हमने सेट के अंदर लिए, अगर उन दोनों एलिमेंट को यदि हम प्लस करें, आइदर का a प्लस बी करें या b प्लस a करें, अगर उन दोनों का एडिशन वापस उस सेट के अंदर आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारा सेट f जो होगा वो क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा। सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी तीन एलिमेंट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उन तीन एलिमेंट को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे उनके ब्रैकेट के हिसाब से। अगर उन रीस्ट्रक्चर में अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास फॉलो। जैसे कि मिलेगा a b c belongs to f such that a plus b plus c equal to a plus b plus c। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक्चुअली आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है। मैं इसको आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं। अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास a हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, क्या है, a कोई भी हमारे पास एलिमेंट है और हमारे पास इस और ये a जो हमारे पास वो किसी सेट से हम निकाल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर f से निकाल रहे हैं, और e मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है, क्या है, e मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट है, और अगर हम इस एलिमेंट इस e को अगर हम a पर ऑपरेट करें, ठीक है, इन जनरल अगर बात करें, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑपरेशन है तो हमने बोला स्टार अगर हम लगाते हैं, स्टार हमारे पास एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। a स्टार e लिखें या e स्टार a लिखें, और दोनों भी कंडीशन में अगर मेरे पास a आता है तो हम बोलते हैं कि e इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे एडिशन की बात करेंगे, भाई a के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे वापस a मिल जाए, ऑब्वियसली वो मेरे पास 0 होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास a प्लस 0 या 0 प्लस a इक्वल टू a। ओके, तो कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास ये होता है कि वो हमेशा आपके ऑपरेशन में डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑपरेशन क्या हो रहा है, लेकिन इन जनरल हमारे पास लॉजिक जो होता है a स्टार e इक्वल टू e स्टार a इक्वल टू a। ठीक है, स्टार जो होता है बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो दो है, तो हमारे पास एक एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। आइए समझे इसको। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हमने बोला कि भाई a बिलोंग्स टू f है और 0 बिलोंग्स टू f है, तो a प्लस 0 या 0 प्लस a इक्वल टू a मिलेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द फील्ड, और किसी भी सेट की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, यानी कि आइडेंटिटी का भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, सेट के लिए लिखी जाती है, जबकि हमारे पास जो इनवर्स होता है वो एलिमेंट का कहलाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो भी यूनिक होता है हमारे पास। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है ये भी हम समझते हैं कि भाई किसे हम एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं। तो देखो, अगर हमने बोला आपसे कि भाई a के साथ ऐसा क्या ऑपरेट करें, ये वापस e मिलता है, क्या बोला हमने, a के साथ ऐसा क्या ऑपरेट करें कि वापस e मिल जाए। अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो ये लॉजिक हमारे पास क्या होगा कि भाई a प्लस b इक्वल टू 0। क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि b क्या होगा, ऑब्वियसली b अगर हम यहां से निकालेंगे तो b हमारे पास क्या आएगा, माइनस से आएगा, तो b हमारे पास क्या होगा, दिस इज b इक्वल टू माइनस है। क्लियर, इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे पास फील्ड पे जो हमने प्लस जो एडिशन जो लिया हुआ है उसके लिए एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस a कहलाएगा। यानी कि हम लोग लगे a belongs to f, then there exists minus a belongs to f such that a प्लस माइनस ए या माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। देखिए अब ये लॉजिक लग रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास फील्ड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस a होता है, यानी कि a का माइनस है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है या किसी भी सेट का यूनिक होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एडिटिव इनवर्स जो होता है वो हमारे पास जो होता है एलिमेंट का होता है, जबकि आइडेंटिटी जो होती है वो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हम बोलेंगे भाई f प्लस की आइडेंटिटी क्या, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास है 0,
लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि f प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस ए, ये गलत होगा। माइनस ए का मतलब होता है वो एलिमेंट के साथ होगी, 1 हुआ तो 1 का इनवर्स क्या होगा -1 होगा, 2 होगा तो 2 का इनवर्स क्या होगा एडिटिव -2 होगा, लेकिन आइडेंटिटी सेट क्लियर प्रेजेंट करती है पास। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट को आप कंसीडर कीजिए, उनको रीस्ट्रक्चर कर दिया, चाहे आप राइट टू लेफ्ट ऐड करें, लेफ्ट टू राइट ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में उनके आंसर समान होना चाहिए हर पास से, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रकार से हमारे 5 प्रॉपर्टी अगर हमारे पास फॉलो हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास अबेलियन होता है। क्या होता है? अबेलियन होता है हमारे पास। आई नेक्स्ट हमारे पास है एफ डैश डॉट इज एन अबेलियन। ध्यान दीजिएगा, वहां पर मैंने एफ लिखा था, यहाँ पे मैं एफ डैश लिखा, लेकिन एफ डैश का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है, एफ डैश इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ डैश में जो भी एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, यानी कि इसमें जीरो एलिमेंट नहीं रखना है हमारे पास। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमने बोला तो फिर से 5 प्रॉपर्टी हमारे पास होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आपका कम्यूटेटिव लॉ। आइए क्लोजर लॉ को समझते हैं। If AB belongs to F such that A dot B belongs to F, यानी कि हमने दो एलिमेंट लिए, दोनों का हमने प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें नया आउटपुट मिल रहा है एलिमेंट का, वो अगर F में चले जाता है हम बोलते हैं कि भाई F हमारे पास क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे, ABC belongs to F such that A dot B dot C equal to A dot B dot C। तीन एलिमेंट लिए, तीन एलिमेंट का रीस्ट्रक्चर किया, दोनों अगर दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास सेम आते हैं तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इफ A belongs to F and 1 belongs to F, क्या बोला हमने? 1 belongs to F such that A dot 1 equal to 1 dot A equal to A। लॉजिक वही है, A स्टार E equal to E स्टार A equal to A, लेकिन इस बार हमारे पास जो स्टार हो गया वो डॉट बन गया और E जो हो गया 1 हो गया हमारे पास, इसलिए प्रॉपर्टी इस प्रकार से लिखी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है F24 यानी कम्यूटेटिव लॉ, AB belongs to F such that A dot B equal to B dot A। सिंपल है, दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट का रीअरेंजमेंट किया, चाहे राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन किया या लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव नॉन जीरो इनवर्स, नॉन जीरो इनवर्स मतलब कि हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे जीरो एलिमेंट को नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हमने जीरो एलिमेंट को यहाँ पर कंसीडर कर लिया तो जीरो का जो इनवर्स होता है वो नॉट डिफाइनिंग कैटेगरी में आ जाता है, तो जीरो यहाँ पर नहीं लेना है। If A not equal to 0 belongs to F, then there exists A inverse such that A dot A inverse equal to A inverse dot A equal to 1। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम RDL बोलेंगे, और दूसरा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम LDL बोलेंगे। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है? A डॉट, ध्यान दीजिएगा, राइट का मतलब होता है राइट से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसको अगर RDL बोल रहे हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो A के साथ होगा, सॉरी डॉट के साथ होगा हमारे पास। A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं तो A प्लस B डॉट C इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट C। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा भाई यार इतनी सारी प्रॉपर्टी हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे? तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। तो सोचिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास हम बात करते हैं I यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, क्या सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास फिट होगा? सोचिए जरा इसके बारे में, एक लॉजिक लीजिए। मान लीजिए हमने बोला कि भाई I प्लस अबेलियन है, क्या क्लोजर लॉ फॉलो होगा? यानी किसी भी दो इंटीजर को ऐड किया है तो इंटीजर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इंटीजर के हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हमारे पास है, यानी कि अगर हम बात करें किन्हीं भी तीन एलिमेंट को हम ले इंटीजर के अंदर और उनको हम इस प्रकार से लिखें तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल सही होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी एलिमेंट आपको लेना है पास। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इंटीजर के अंदर जीरो होता है, बिल्कुल होता है, तो a प्लस जीरो इक्वल टू a मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इंटीजर्स के अंदर हर एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट भी होता है, यानी कि 1 का -1 होता है, 2 का -2 होता है, तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास होगा। यानी कि हमारे पास I प्लस जो होगा वो अबेलियन हो जाएगा। तो I प्लस डॉट हमारे पास फिट नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं
रैशनल नंबर के बारे में यानी क्यू प्लस डॉट, तो डेफिनेटली वो हमारे पास ऐसा हो जाएगा, क्योंकि क्यू के अंदर हमारे पास सारी प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो हो जाएगी। तो क्यू प्लस डॉट हमारे पास अबेलियन है, सी प्लस डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट वो भी हमारे पास अबेलियन है, यानी कि वो भी हमारे पास फील्ड है। आर प्लस डॉट ये भी हमारे पास फील्ड है। आप इसे नोट कर लें, इसको भी थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं पास है। देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करने आ रहे हैं फील्ड के लिए, और फील्ड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इनको यूज करेंगे, क्योंकि जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे वहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां पे अलग से उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने आर प्लस डॉट, ये हमने एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले लिया है जहां पे हमने आर का मीनिंग आपको बताया हुआ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आर जो है हमारे पास रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको देखना है क्या हमारे पास आर प्लस डॉट एक फिट होता है कि नहीं होता। तो देखिए आर प्लस हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि एडिशन पे काम कर रहा है। तो इन्हें भी हम उन 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो भाई सारी के सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर फॉलो होंगी, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि आर प्लस हमारा अबेलियन है आर प्लस अबेलियन है। फिर हम बोले यहाँ पर दिस इज द आर डॉट डैश, आर डॉट डैश। अब देखिए यहाँ पर ये आर डॉट डैश हमारे पास जो है, डैश का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें हमारे पास जीरो एलिमेंट ना हो, करेक्ट है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी जीरो एलिमेंट अगर हम यहाँ नहीं रखेंगे तो हमारा वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि आर डॉट भी अबेलियन है जिसमें जीरो एलिमेंट नहीं है। फिर बात करें क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास आर प्लस डॉट एक फील्ड है, क्या है ये एक फील्ड है, यानी कि हम इसको आगे चल के ऐसे फील्ड ही बोलेंगे, तो बार बार हमें अब उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल हमारे सामने है, तो वो है हमारे पास क्यू प्लस डॉट, क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं क्या हमारा क्यू जो होता है वो क्यू प्लस अबेलियन होगा। देखें यार इस चीज को, पहला हमारे पास है क्यू प्लस अबेलियन, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर को लो उनको ऐड करो रैशनल नंबर मिलेगा, किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर को लो रीअरेंजमेंट करो आपको दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी। रैशनल नंबर के साथ क्या ऐड करें कि वापस रैशनल नंबर मिले, तो ऑब्वियसली वो 0 होगा, और 0 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के फॉर्म में क्या मान सकते हैं 0.1 क्या है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव साइन भी होते हैं हमारे पास से। एंड देन हमारा कम्यूटेटिव लॉ वो हमारा फॉलो होगा, यानी Q प्लस जो है वो डेफिनेटली अबेलियन है। सेकंड हमारे पास में आता है Q डैश डॉट, या Q डैश डॉट हमारे पास अबेलियन होगा। ध्यान दीजिएगा Q डैश हमारे पास का मतलब क्या है, Q डैश हमारे पास वह सेट है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो हम नॉन जीरो एलिमेंट को हटा देते, मतलब जीरो एलिमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो जीरो एलिमेंट नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी, क्यों, क्योंकि 2 रैशनल नंबर को लेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, यानी 3 नंबर रैशनल नंबर को लेंगे उनको अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे a डॉट b डॉट c या a डॉट b डॉट c करेंगे आपको आंसर इक्वल मिलेगा। और q के अंदर 1 होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, और किसी भी हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आईएनटी भी आ गई। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर हमने कोई भी एलिमेंट हमने a अपॉन b लिया, ठीक है, और हमने बोला कि भाई इसके साथ हमने x का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। हम बोल देता हूं, मतलब मान लेता हूं कि दिस इज अ c। अब c मुझे निकालना, c मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली वो b अपॉन a होगा, क्या होगा b अपॉन a, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, वो भी हमारे पास फॉलो होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होना हमारे पास है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि Q प्लस डॉट जो है वो हमारा फील्ड है, ओके, ये हमारा फील्ड है। थर्ड हमारे पास के बाद है थर्ड, दिस इज C प्लस डॉट, क्या है C प्लस डॉट। अब C प्लस डॉट से मतलब हमारे पास C जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, इट्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब C जो होता है वो R से बड़ा होता है। क्या होता है? C जो होता है R से बड़ा होता है, यानी कि इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी फर्स्ट वाले यानी C प्लस अबिलियन है, यानी कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले उनको ऐड करें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, किसी भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ले उनको रीस्ट्रक्चर करें प्लस के लिए एक Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 देन प्लस Z3 हमेशा इक्वल आएगा हमारे पास। बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो भाई हम किसी भी Z के साथ ऐसे क्या जोड़ेंगे वापस हमें जीरो मिल जाए, तो वापस ऑब्वियसली जीरो होगा हमारे पास, यानी कि A प्लस IB के साथ क्या ऐड करेंगे हमें A प्लस आई मिल जाए तो जीरो होगा हमारे पास, लेकिन इस जीरो का मतलब यहाँ पर क्या होगा जीरो प्लस जीरो आई, तो डेफिनेटली आपको Z ही मिलेगा यहाँ पर, यानी कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर है, एडिटिव इनवर्स मिलेगा। भाई Z के साथ ऐसा क्या जोड़े क्या ऐड करें कि आपको वापस जीरो मिले, तो बेसिकली हमारे पास Z1 क्या होगा माइनस Z होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा आपका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। कंप्यूटर फॉर्म हो गए Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है, यानी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब सेकंड बात करते हैं C डॉट C डैश हमारे पास क्या हो गया वही हो गया, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें जीरो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट रख रहे हैं हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास पांचों की पांचों प्रॉपर्टी फॉलो होंगी और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास फॉलो होगा। आप आराम से ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि C प्लस B हमारे पास एक फील्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, क्या I प्लस डॉट फील्ड है, इसकी बात करें कि I प्लस डॉट फील्ड है, तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या होगा कि भाई I प्लस तो अबिलियन है, ये हमारे पास अबिलियन है। ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं हमारे पास है I डॉट, लेकिन I क्या होगा इसमें डैश वाला होगा, यानी कि इसमें हमने सेकंड लिया, दिस इज द I डैश डॉट। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी में दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, किसी में थ्री इंटीजर्स को आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे मल्टीप्लाई का वो भी मिलेगा, आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अगर हमने बोला कि भाई a मेरे पास इंटीजर है तो a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिले, तो डेफिनेटली a के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 अपॉन a का करेंगे, तो 1 अपॉन a तो i में है ही नहीं है। ठीक है ना, हम उसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये वाला एलिमेंट जो है वो i में है ही नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि i डॉट अबिलियन नहीं है। अगर i डॉट अबिलियन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं है, तो ये फील्ड नहीं कहलाएगा। क्लियर? ओके, ऐसे और भी एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं जहां पर आपको बताया जा सकता है कि कौन फील्ड होगा कौन फील्ड नहीं होगा। आप दो एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या वो फील्ड है या नहीं है। आप ये बताइए क्या n प्लस डॉट फील्ड है? आपको ट्राई करना है हमारे पास w प्लस डॉट, ध्यान दीजिएगा w का मतलब होता है होल नंबर्स जिसमें हम जीरो इंक्लूड करते हैं। क्या ये हमारे पास फील्ड? इन दोनों के बारे में बताइए क्या ये फील्ड है या नहीं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे कि हम समझ सके कि आपको हमें फील्ड के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर स्पेस। अब हम तैयार है वेक्टर स्पेस के लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज और रह गई है, वो हमारे पास है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन। आप सोचोगे ये क्या बना होती है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन, थोड़ा समझिएगा इसको किस प्रकार समझते हैं। यदि अगर हम कोई दो एलिमेंट किसी भी सेट से निकालें और उन पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे हमारा सेट ऑपरेट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास कोई भी हमने एक सेट लिया f और f जो है प्लस पे काम कर रहा है, अब मैं f से दो एलिमेंट निकाल लेता हूं। मैंने निकाला भाई दो एलिमेंट निकाले भाई a b बिलोंग्स टू f। अब इसको ऑपरेशन लगाओ, अगर ऑपरेशन लगाने पर वो एलिमेंट वापस उसी सेट में चले जाए तो हम बोलेंगे कि भाई ये प्लस जो है उसका इंटरनल ऑपरेशन है। क्या है? इंटरनल ऑपरेशन।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन। अब हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। क्योंकि वेक्टर स्पेस पे जाने से पहले हमें दोनों मीनिंग समझना आना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल ऑपरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑपरेशन। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल ऑपरेशन क्या है। तो यहां पर हमने ऑपरेशन शब्द हमने यूज किया, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनल और दूसरा हम ले रहे हैं एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन। अब इंटरनल ऑपरेशन में बोला कि हमने कोई भी एक सेट लिया बी, क्या लिया हमने, कोई भी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया बी, और इस v को हमने बोला कि भाई ये प्लस पे काम करता है हमारे पास। क्या काम करता है? प्लस पे काम करता है। अब हमने बोला कि भाई प्लस ऑपरेशन जो है वो v क्रॉस v से v में जा रहा है, यानी हमने कोई एक मैपिंग डिफाइन करी v क्रॉस v से v की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर हम v क्रॉस v लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि उसमें जो एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे। वहां पर कैसे होंगे? पेयर में एलिमेंट बोले जाएंगे। यानी कि हमने बोला कि ये लिखते प्लस अल्फा बीटा, क्या बोला हमने? प्लस अल्फा बीटा, और इसका आउटपुट अगर हमें अल्फा बीटा में मिला है, अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, और डेफिनेटली ये जो एलिमेंट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है वो कहां पे आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, v क्रॉस b से एलिमेंट निकालना, लेकिन जा कर रहे हैं हमारे पास है b के अंदर जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो एडिशन जो है वो आपका एक इंटरनल ऑपरेशन है। क्या है? इंटरनल ऑपरेशन है। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन किसे बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्सटर्नल ऑपरेशन हमारे पास दो सेट काम करेंगे। क्या काम करेंगे? दो सेट काम करेंगे। एक सेट काम करेगा f और दूसरा काम करेगा b। अब इनके बेसिस पर हम एक मैपिंग अपने डिफाइन करते हैं, जो कि मैपिंग हमारे पास है ऑपरेशन हमारे पास डॉट सच दैट f क्रॉस b से b की तरफ। क्या बोला हमने? f क्रॉस b से b की तरफ। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी कि एक एलिमेंट f का रहेगा, दूसरा एलिमेंट b का रहेगा, लेकिन दोनों का आउटपुट जो होगा वो b के अंदर चले जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास डॉट है ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल ऑपरेशन। दैट मींस कहने का मतलब होगा हमने लिया हुआ दिस इज डॉट a अल्फा, दैट मींस a डॉट अल्फा, और ऑब्वियसली दिस a डॉट अल्फा बिलोंग्स टू b। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि भाई ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है। नहीं, दोनों में अंतर है। इसमें हमारे पास क्या है कि सेट हमारे पास एक ही है, इसमें हमारे पास सेट जो है दो है। एक्सटर्नल ऑपरेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, लेकिन दोनों का आउटपुट जो है बी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डॉट हमारे पास है ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल ऑपरेशन। क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्सटर्नल ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आई आपको बात? इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको समझेंगे, तो आप इसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं उसको जरूर देखें पास, किस प्रकार से हम उसको उस कैटेगरी। अब मैं आपको कुछ बेसिक लॉजिक बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम सेट थ्योरी के अंदर कुछ हम लॉजिक यूज करेंगे, वो हम वेक्टर स्पेस के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, वो आपको समझ में आना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर लिखता हूं r, तो r एक्चुअली मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा? r इज अ फील्ड, r इज अ फील्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने r को फील्ड बोल दिया तो फिर उसमें प्लस और डॉट साथ में काम कर रहे हैं। मुझे अब बार बार ये लिखने की नहीं है r प्लस डॉट, ये मुझे लिखने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। r जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को। क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंट्स। दैट इज कहने का मतलब ये है कि हम कहीं पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर हम कहीं पर r स्क्वायर लिख रहे हैं तो r स्क्वायर का मतलब होता है r क्रॉस r, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा xy प्लेन को। ठीक है, xy प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। xy प्लेन का मतलब हमारे पास क्या होगा कि एक एलिमेंट x से आएगा, दूसरा एलिमेंट y से आएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमने बोले अल्फा। अल्फा कैसे होगा? दिस कॉल्ड द ए बी टाइप। यानी इसमें जो पेयर होगा वो कैसे दिखाएगा? पेयर में एलिमेंट हमारे पास आएगा। ये कुछ नोटेशंस हमारे पास है, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट अगर कहीं पर हम लिखते हैं आर क्यू, आर क्यू का मतलब होता है आर क्रॉस आर, इसका मतलब होता है हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन। क्या होता है? एक्स वाई जेड प्लेन, यानी कि हमारा एलिमेंट जो होता है वो स्पेस में चले जाता है। कहां चले जाता है? स्पेस में चले जाता है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे अल्फा लिया तो अल्फा हमारे पास कैसा होगा? दिस इज ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यू। क्लियर? और यदि हम कहीं पर r टू दी पावर n ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है दिस इज r क्रॉस r डैश डैश क्रॉस r। तब तक हम ले रहे हैं दिस इज द n टाइम। तो अब हमारा जो एलिमेंट यहां पर होगा वो कैसा होगा? दिस r अल्फा इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू r टू दी पावर n। नाउ दिस इज अ बेसिक आइडिया। भाई हम कहीं पर r लिखते हैं, कहीं पर r स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? तो r स्क्वायर का मतलब होता है 2d, r क्यूब का मतलब होता है 3d, और अगर हम r टू दी पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 4d हमारे पास जाएगा, यानी कि a b c d या a1 a2 a3 a4। और यदि हम r टू दी पावर n लिख रहे हैं तो उसको लिख देंगे a1 a2 a3, जिसको बोलते हैं r टू दी पावर मतलब n टपल्स, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसमें हमारे पास जो पेयर होगा वो n टपल्स का बनेगा। यदि हम बोलते हैं भाई r किस मतलब कि इसमें जो भी पेयर जो बनेगा वो 3 टपल्स का बनेगा, और इसमें जो है पेयर बनेगा, यानी कि पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं हमारे पास। इस प्रकार से हम यहाँ पर बेसिक आइडिया समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है जरूर बताइएगा। चैनल के कमेंट बॉक्स में उन दो का आंसर जरूर निकाल के दीजिएगा कि भाई n प्लस डॉट और आपका w प्लस डॉट क्या वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? यदि करते हैं तो यस लिखिएगा, और अगर नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको इस लेक्चर से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कि आपको फील्ड समझ में आई कि नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय